सबसे पहला बिंदु, अभी पॉरीफेरा में ही है हम लोग, खत्म नहीं हुआ है अभी, कल तक जो भी बिंदु देखे थे उससे आगे। ये उभयलिंगी होते। उभयलिंगी का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है कि शरीर एक ही होगा, लेकिन इसी शरीर में नर और मादा दोनों के लक्षण होंगे, यानी कि कुल मिला जुला करके हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, क्या? द्विलिंगी। यानी कि एक ऐसा शरीर जिनमें नर और मादा दोनों लिंग एक ही शरीर पर होगा, ऐसे जीव को, ऐसे सजीव को क्या कहते हैं? उभयलिंगी या तो द्विलिंगी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? बाइसेक्सुअल। और जो एक लिंगी होते हैं ना, उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनि माने एक, बाई माने दो, ट्राई माने तीन, टेट्रा माने चार, पेंटा माने पांच, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो हमेशा बाई का मतलब क्या होता है? दो, यानी कि जब इनमें दोनों के दोनों जननांग होंगे तब इनको क्या बोलेंगे हम? बाइसेक्सुअल। अगला बिंदु कि जब ये अलैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन तो चलो ठीक है, ठीक है, जब ये अलैंगिक जनन करेंगे तो आपको पता है ना कि अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं। अलैंगिक जनन में कुछ विधि है, कुछ तरीके हैं। लैंगिक जनन तो सिंपल सा एक है कि सर युग्मक आएंगे, निषेचन होगा, जनन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अलैंगिक जनन के कुछ तरीके हैं, और उन तरीकों में से ये कौन सा तरीका अपनाता है? मुकुलन और विखंडन, ठीक है। यानी कि जब ये आपका पॉरीफेरा क्या करेगा बच्चा? अलैंगिक जनन करेगा, तो अलैंगिक जनन कौन से विधि से करेगा? मुकुलन और विखंडन। अब मुकुलन आपको बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया, कोई बात नहीं। देखिए मुकुलन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक जीव है, ठीक है, इस जीव के शरीर के ऊपर कुछ उभार आ जाएगा ऐसे, ठीक है। धीरे धीरे ये संरचना और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी। जब ये संरचना परिपक्व हो जाएगी तब इस शरीर से अलग हो जाएगी, हो गई। अंततः कुछ ऐसे कह सकते हैं कि सर ये वो मातृ वाली शरीर थी जिससे कहीं ना कहीं उस दूसरे का जन्म हुआ और ये क्या हो गया? तैयार होकर के अलग हो गया। इसको बोलते हैं क्या? हिंदी में मुकुलन कहते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बर्डिंग। एक और नाम देते हैं इसको कलिका निर्माण। जो कहना है कह लो, जो समझना है समझ लो, बस इतना ध्यान में रखना कि जब पॉरीफेरा अलैंगिक जनन करेगा तो अलैंगिक जनन करने के लिए दो तरीका अपनाता है, जिसमें पहला कौन सा है? मुकुलन, ठीक है। अगर मैं अपने आप को कहूं कि सर मैं पॉरीफेरा हूं और मुझे क्या करना है? मुकुलन करना है, तो क्या होगा ना कि ये पूरा मेरा शरीर, इस पर एक छोटा सा क्या आ जाएगा? उभार आ जाएगा। ये उभार धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर मेरे शरीर से अलग हो जाएगा। अलग होगा तो क्या बन जाएगा सर? वो एक नया पॉरीफेरा बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। दूसरा क्या है आपका? विखंडन। विखंडन माने सर तोड़ देना अपने आप को। एक शरीर है, इसने क्या कर दिया? तोड़ दिया अपने आप को। क्या बन गया सर? दो टुकड़े में बन गया, हो तो गया ये क्या? विखंडन हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनमें दो तरीके से क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तीसरा बिंदु, इनमें पुनरुद्भवन, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। इनमें पुनरुद्भवन पाया जाता है, रीजनरेशन पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? कभी ऐसा सोच के देखा है कि आप ये मैदान साफ करवा दोगे तो क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा ना, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। है आपका नहीं जाएगा। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है कि यदि आपके शरीर का कोई अंग या कोई हिस्सा क्या हो गया? आपसे अलग हो गया, कुछ समय के पश्चात वो हिस्सा वापस आ जाएगा। जैसे आपका नाखून यदि उखड़ जाए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद धीरे धीरे नाखून वहां पर आ जाएगा, ये क्या कहलाएगा? पुनरुद्भवन कहलाएगा। बाल हम काट देते हैं, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? बाल वापस आ जाता है। नाखून तो हर संडे काटते हैं ना हम लोग, नाखून तो लगभग हर संडे काट देते हैं, फिर ससुरा संडे को जम के तैयार हो जाता है,
क्या है, यही तो है आपका क्या, पुनर्उद्भवन। तो देखो पुनर्उद्भवन दो प्रकार का होता है। एक पहला प्रकार जो अभी अभी हमने समझा कि सर जिस अंग को काटा ये अंग वापस से आ गया। इसका एक दूसरा प्रकार क्या है कि सर ये बाल काट के नीचे गिरा दिए ना, वहां नीचे मेरे जैसा एक शरीर बन गया उस बाल से, ये भी क्या है, पुनरुद्भवन है। मतलब कुछ ऐसा, ये एक शरीर, ठीक है, इसका ये हिस्सा कट के गायब हो गया, कुछ समय के बाद धीरे 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 क्या हो जाएगा, इसका वापस ये हिस्सा आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा, पुनर्उद्भवन कहलाएगा। एक दूसरा कि सर ये वाला हिस्सा गायब हो गया, ये छोटा वाला हिस्सा है और ये छोटा वाला हिस्सा धीरे 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 वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, करते करते क्या कर दिया, पूरा शरीर बना दिया। ये भी क्या कहलाएगा, पुनर्उद्भवन कहलाएगा। हाँ थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉरीफेरा समूह में आने वाले जो जीव है ना, उनमें भी पुनर्उद्भवन पाया जाता है। बस एक याद रखिएगा यहाँ से एग्जाम्पल कि पुनर्उद्भवन का सबसे ज्यादा विशेष क्षमता कहां पर पाया जाता है, प्लेनेरिया में, ठीक है। प्लेनेरिया अगर आपको एगो मिल जाए ना, तो प्लेनेरिया देखो ऐसा दिखता है, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर डिजाइन लगा ऐसा ही है, ठीक है। चलो जो भी है, तो ये आपका प्लेनेरिया है, अरे जो भी है जैसा भी है, आप इसको ना 1000 पीस में काट दोगे ना, तो कुछ समय के बाद ही 1000 को प्लेनेरिया बन जाएगा। बात समझे? खैर उतना दूर अभी नहीं जाना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें रहिए। क्या पॉरीफेरा पढ़ रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा कि पॉरीफेरा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, बस। आगे अब इसका लगभग सब कुछ खत्म कर लिया हमने, और इसका एग्जांपल लिख देते हैं। साइकन एक यूएस्पॉन्जिया, यूएस्पॉन्जिया को ना एक नाम दिया जाता है, बाथ स्पंज। एक और होगा देखो तो, साइकन, यूएस्पॉन्जिया, एक स्पॉन्जिला है, छोड़ दो, स्पॉन्जिला, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा। कौन कौन से, साइकन, यूएस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला, जिसमें से इस यूएस्पॉन्जिया को हम नाम देते हैं क्या बच्चा, बाथ स्पंज। बाथ स्पंज का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो खुजा वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं नहाने में ना, ठीक है, तो अभी हम लोग के इधर तो बहुत कम देखने को मिलेगा, थोड़े से अच्छे जगह पे जाओगे वहां पर ना, तो वहां पर इस बाथ स्पंज के नाम से जो मिलता है वो कौन है आपका, यूएस्पॉन्जिया है। और यूएस्पॉन्जिया एक प्रकार का कौन है बच्चा, पॉरीफेरा, यानी कि इसको नहाने के क्रम में इस्तेमाल में लिया जाता है। अरे हाँ भाई, मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोशिकीय जंतु है ना, ऐसा ही इस्तेमाल करते थे। और पुराने जो हमारे दादा दादी लोग थे ना, नेनुआ उनुआ कल ही बताए थे ना कि नेनुआ है, लौका है, उसको सूख जाएगा तो छोड़ देते हैं, फिर उसको पीट पीट के उसका बिया हुआ निकाल देंगे, अंदर से मस्त खुजा निकलता था। हाँ तो वही तो, वैसा ही होता है क्या आपका यूएस्पॉन्जिया, बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है। चलो लगभग, अरे एक चीज रह गया हो इसमें, हालांकि कल ही बता दिए थे, उसको भी नोट करा देते हैं यहाँ पे। इनमें इसको मिटा दें क्या, अच्छा ऊपर वाला मिटा दें। परिवर्तन कितने लोग समझते हो, देखो परिवर्तन, ठीक है। दूसरा परिवर्धन, परिवर्तन अलग चीज है, परिवर्धन अलग चीज है, ठीक है। अब परिवर्तन का मतलब क्या होता है सर, चेंज, केवल चेंज, ठीक है। अब परिवर्धन का मतलब क्या होता है बाबू, डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि उसमें कहीं ना कहीं चेंज तो दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है,
जैसे कोई भी चीज अगर छोटे बच्चे को देखो, छोटा हाइट का होगा, 10 साल बाद जाके देखोगे तो सर वो हाइट बड़ा हो चुका होगा उसका, तो कहीं ना कहीं चेंज तो आया होगा उसके अंदर। लेकिन सर चेंज कहना उचित नहीं होगा, हमें वहां पे क्या कहना उचित होगा, डेवलपमेंट, क्योंकि उसका एक एक अंग विकास किया होगा, वृद्धि किया होगा, इसलिए क्या कहेंगे हम, डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, तो परिवर्तन को ध्यान में रखिएगा, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, परिवर्धन की। और परिवर्धन का मतलब कहीं ना कहीं वृद्धि से होता है। ठीक है, तो इनमें जो परिवर्धन होता है किसमें, पॉरीफेरा में, वो कैसा होता है बच्चा, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। ये बात कल ही बता चुके हैं। इनडायरेक्ट या तो फिर अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जब कोई जीव है और उसमें कौन सी अवस्था मिल रही है, लार्वा अवस्था मिल रही है, तो लार्वा अवस्था में कहीं ना कहीं जीव का शेप साइज, और जब वो वयस्क अवस्था में जाएगा उस समय शेप साइज में क्या हो जाएगा बच्चा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो गया क्या हमारा लार्वा अवस्था, ये हो गया वयस्क अवस्था। तो इनमें इस स्थिति को क्या बोलते हैं कि सर कैसा परिवर्तन हुआ है इनमें, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। हाँ, अगर मुझे प्रत्यक्ष दिखाना होता तो कुछ ऐसा कर देता कि सर साइज में छोटा है और कुछ समय के बाद क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ भी गोला है, यहाँ भी गोला है, तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा, प्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। ठीक है, लार्वा का मतलब वो सकल सूरत से ही क्या होंगे, अलग होंगे। चलिए अगला हमारा क्या है भाई, सिलेंट्रेटा है ना। ये हमारा दूसरा संघ है। अच्छा, जब भी कहीं पे लिखना खुद से ना, तो कैसे लिखना, तो पहले लिखना चाहिए हमको क्या, संघ, उसके बाद आगे उसका नाम, सिलेंट्रेटा। चलिए सिलेंट्रेटा के बारे में क्या क्या जानते हैं तनिक जरा फटाफट बताइएगा। तो पहले आधार के हिसाब से अगर हम बात करें कि पहला आधार था शारीरिक संगठन का आधार। क्या कहता है शारीरिक संगठन का आधार, सिलेंट्रेटा कैसा होगा, ऊतक स्तर का होगा। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा आधार क्या कहता है, द्वितीय स्तरीय होगा, जन्म स्तर के आधार पे। सम्मिति में कैसा होगा, और ये सम्मिति होगा। और कुछ है क्या, देह गुहा वगैरह सब आप देख लेना, वो सातों बिंदु आपको बता रखे हैं। हम मुख्य मुख्य बात पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ये समुद्री होते हैं। समुद्री होते हैं मतलब कि यहां पर एक लाइन जोड़ सकते हैं कि सर ये कैसे होते हैं, लवणीय होते हैं, यानी कि ये लवण वाले जल में पाए जाते हैं। लेकिन याद रखना, हाइड्रा, हाइड्रा का नाम सुने हो कभी, तो हाइड्रा जो है संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, और ये हाइड्रा कहां पर मिलता है, साफ जल में मिलता है। साफ जल कहने का मतलब कि सर जिस जल में लवण की मात्रा नहीं होगी उसको क्या कहेंगे, साफ जल। जैसे नदी, तालाब है ना, ये सभी झरना वगैरह, वो सबको क्या बोल देते हैं हम लोग, साफ जल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कौन है आपका, हाइड्रा है। अगला ध्यान से सुनना, अच्छा इसका नाम जो सिलेंट्रेटा पड़ा है ना, वो यूं ही सिलेंट्रेटा नहीं पड़ गया, इसके नाम के पीछे ना एक राज है। वो राज क्या है देखो जरा, देखो ये एक तरह के ना हाइड्रा। ठीक है, अब हाइड्रा पे चलो, अब इस हाइड्रा में अंदर से ना ये एरिया खोखला रहता है। अब खोखले जगह को क्या कहते हैं सर, गुहा कहते हैं। ठीक है, सिलोम कहते हैं। और ये जो खोखला जगह है ना, इस गुहा का एक नाम दिया गया है, और इस गुहा का नाम है सिलेंट्रॉन।
बात समझे? यानी कि हम ऐसा कहें कि सर जिसको हमने बोला है सिलेंट्रेटा संघ, तो सिलेंट्रेटा संघ में आने वाले जो जीव होते हैं उनमें शरीर में कहीं ना कहीं क्या खोखला सा जगह पाया जाता है, गुहा पाया जाता है, उस गुहा का नाम है क्या? सिलेंट्रॉन। इसी कारण से ऐसे जीवों को कौन से संघ में रखा गया है? सिलेंट्रेटा। या हम ऐसा कहें कि जिस संघ में रखा गया है उसका नाम इसके गुहा के आधार पे रखा गया। बात समझ में आया? कि अगर मैं कहूं कि सर मैं क्या हूं, एक सिलेंट्रेटा हूं, तो मेरे सिलेंट्रेटा वर्ग में क्यों आया, या फिर मेरा नाम सिलेंट्रेटा संघ में क्यों डाला गया, या उस संघ का नाम सिलेंट्रेटा क्यों रखा गया, तो मेरे अंदर एक सिलेंट्रॉन नाम की गुहा पाई जा रही है, इसीलिए मेरे संघ का नाम क्या रखा गया है? सिलेंट्रेटा नाम रखा गया। ठीक है। दूसरा, इसको ना एक और नाम दिया था क्या? निडेरिया या नाइडेरिया? कहीं पे निडेरिया भी मिल जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। या तो निडेरिया कहते हैं या तो नाइडेरिया कहते हैं। अब ऐसा क्यों बोला भाई? ये जैसे सिलेंट्रेटा लिखने के पीछे एक कारण था ना, वैसे ही नाइडेरिया लिखने के पीछे भी एक कारक। देखिए वो क्या है कारण? ये पता है कौन है? ये जो रोम, ये जैसे जो बाहर निकाला हमने संरचना, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? देखो यहां पे टेंटिकल्स, या हिंदी में कहते हैं स्पर्शक। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा है ये क्या होता होगा? स्पर्श करने के काम में आता होगा। ठीक है। जैसे ये मेरा हाथ है, हम क्या करते हैं सर, किसी को स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श करने के बाद मैं उसकी गतिविधि का पता लगा सकता हूं, या तो उस वातावरण में हो रही कोई भी गतिविधि है, कोई भी हलचल है, मैं उसका अनुमान अंदाजा लगा सकता हूं। तो ये जो आपका एक सिलेंट्रेटा वर्ग में आने वाला कौन है? ये तो याद रखिएगा कौन है? ये हाइड्रा है। ठीक है। तो हाइड्रा के शरीर के बाहर कहीं ना कहीं क्या पाए जाते? स्पर्शक पाए जाते, और ये स्पर्शक जो है स्पर्श करने के काम में आएंगे। कुल मिला जुला के हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर ये क्या काम करते होंगे? तो संवेदना को ग्रहण करते हैं। संवेदना ग्रहण करने का मतलब कि अपने आसपास कुछ भी हो रहा है ना, उसको फील करना। जैसे यहाँ ये मेरा हाथ जो है ना संवेदनाग्राही है, यानी कि ये मेरा हाथ संवेदना को ग्रहण कर सकता है। यहाँ ले गया तो हवा आ रहा है, समझ में आया? तो मैं क्या ग्रहण कर रहा हूँ? संवेदना को ग्रहण कर रहा हूँ। वैसे ही ये जो आपके स्पर्शक हैं, ये भी क्या करते हैं? संवेदना को ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब और ध्यान देना, इन स्पर्शक के ऊपर पाए जाते हैं कुछ कोशिका। ठीक है। और उन कोशिका का नाम है दंश कोशिका। कहां पर मिल रहे हैं? ये स्पर्शक के ऊपर पाए जा रहे हैं, जिनको नाम दिया गया है क्या? दंश कोशिका। और इंग्लिश में कहते हैं इनको नाइडोब्लास्ट। अरे रुक जाओ, अपना क्वेश्चन थोड़ा सा रखो। ठीक है। क्या बोला? या तो हिंदी में कहते हैं दंश कोशिका, या नॉर्मली क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नाइडोब्लास्ट। कहां पर मिल रही है नाइडोब्लास्ट? सर इस टेंटिकल्स पर, इस स्पर्शक पर पाई जा रही है। देखो अब नाम समझ में आया इसको नाइडेरिया क्यों बोला गया? क्योंकि इसके स्पर्शक पे पाए जाते हैं क्या? नाइडोब्लास्ट। ठीक है। और इसी नाइडोब्लास्ट कोशिका के उपस्थिति के वजह से इसको नाम दिया गया है क्या? नाइडेरिया। बोलो बात यहां तक समझ में आई? चलो इस नाइडेरिया के अंदर भी घुसते हैं, और भी कुछ है। ठीक है। अब सर इस दंश कोशिका का, इस नाइडोब्लास्ट का काम क्या है? स्पर्शक तो है, स्पर्श करने का काम करेगा, संवेदना को ग्रहण करने का काम करेगा। ये जो नाइडोब्लास्ट है, इस नाइडोब्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन है? ये कोशिका है जो कहां पर मिल रही है? स्पर्शक के ऊपर मिल रही है। इस नाइडोब्लास्ट कोशिका के अंदर भी कुछ है, इस नाइडोब्लास्ट के अंदर कुछ है। अब वो क्या है?
उसका नाम है निमैटोसिस्ट। कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो क्या हुआ सर, इस नाइडोब्लास्ट के अंदर क्या मिल रहा है, एक और संरचना जिसका नाम है निमैटोसिस्ट। वो निमैटोसिस्ट दिखता कैसा है, तो देखो कैसा है वो। ये देखो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये कौन है, हमारा नाइडोब्लास्ट है। ठीक है, अब ये नाइडोब्लास्ट दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर सर ऐसा स्प्रिंग के जैसा संरचना है, क्यों है? इस स्प्रिंग जैसी संरचना से ये क्या करेगा, तो देखिए क्या क्या कर सकता है। अब ये हाइड्रा कहाँ पर मिलेगा सर, जल में मिलेगा। ठीक है, अब मेरे सामने कोई अगर कोई जीव आ जाए तो दो तरह का जीव आएगा, या तो वो मुझसे कमजोर होगा या तो वो मुझसे ताकतवर होगा। ठीक है, तो इस हाइड्रा के पास यदि कोई इससे बड़ा जीव आ जाए, मतलब इसको डर है कि वो हमको खा जाएगा, उस केस में, उस अवस्था में क्या करेगा, तुरंत ये अपनी स्पर्शकों को खोलेगा ऐसे, और स्पर्शक पर कौन मिल रहा है, देखो तो जरा नाइडोब्लास्ट। उस नाइडोब्लास्ट में क्या मिल रहा है सर, निमैटोसिस्ट मिल रहा है। अगर यहाँ पर नाइडोब्लास्ट की संख्या अगर 1000 है ना, उस 1000 नाइडोब्लास्ट में से क्या निकल जाएगा, 1000 निमैटोसिस्ट निकल जाएगा, इसे पूरा। अब इससे क्या होगा, अगर मैं अपने पॉकेट में बंदूक रखा हूं, सपोज है नहीं, जिस मानना है, ठीक है, और मैं कहीं पे जा रहा था, बाजार में या कहीं पे जा रहा था, मुझे 4 लोगों ने घेर लिया, क्या करेंगे? नहीं लगता है कि हम बंदूकवा निकाल के अपना दिखाना चालू करेंगे उन लोग को, कि शायद उससे हमको डर करके वो क्या करे, छोड़ दे। वैसे ही क्या कर रहा है ये आपका हाइड्रा भी क्या कर रहा है सर, तो ये अपना निमैटोसिस्ट की वजह से क्या कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है। जैसे ही कोई इसके सामने आएगा, ये क्या करेगा, अपने तुरंत नाइडोब्लास्ट के अंदर उपस्थित निमैटोसिस्ट को बाहर निकाल देगा, जिससे इसके सामने खड़ा जो जीव होगा क्या होगा, डर जाएगा इससे। ठीक है, पहला यानी कि इस निमैटोसिस्ट से क्या करेगा, ये बचाव करेगा अपना। दूसरा, ये बचाव कब करेगा, जब सर इससे ताकतवर कोई आ जाएगा, और जब इससे कोई कमजोर आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, तो तुरंत इसी निमैटोसिस्ट से उसको पकड़ भी के खा भी जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे बचाव भी करता है और भक्षण भी करता है। तो बचाव कर रहा है, भक्षण कर रहा है, और क्या कर रहा है, संवेदना को ग्रहण कर रहा है। इतना सारा कुछ काम है क्या इसके स्पर्शक का। हाँ बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ बोलो। हाँ निमैटोब्लास्ट दिया है। हाँ तो ऐसा कह सकते हो आप कि जो आपके जो दंश कोशिका है उसी का नाम क्या है, नाइडोब्लास्ट है। ठीक है, तो ये बना किससे, निमैटोसिस्ट से बना हुआ है, तो ऐसा कहा जा सकता है। कैसे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लाइन में घुसने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आप देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि इनमें दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट शरीर के कुछ भागों पर और स्पर्शक पर पाई जाती है, जो किसी से चिपकने में मतलब कि किसी सतह से चिपकने में या किसी को पकड़ने में या तो आत्मरक्षा करने में क्या करता है, सहायता करता है। आत्मरक्षा का मतलब कि जब कोई इससे बड़ा जीव आ जाएगा, इसको डर लगेगा कि मुझे वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो अपने कहीं ना कहीं नाइडोब्लास्ट को क्या करेगा, खोल देगा, जहां से क्या निकल जाएगा, निमैटोसिस्ट बाहर निकल जाएगा। उससे हो सकता है कि उसके सामने खड़ा जीव इससे डर जाए और इसको छोड़ करके चला जाए। हाँ ये बिल्कुल बच्चा, ये फिगर किसका है तो? हाँ कैसे डरेगा मतलब? अरे देखो हर एक जीव बच्चा, देखो हर एक जीव चाहे वो संसार में, सोचो आपका आएगा ना एक इवोल्यूशन चैप्टर, वहां पे हम लोग अच्छे से समझेंगे, चाहे वो जीव कितना छोटा क्यों ना हो, चाहे वो जीव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर जीव को अपने शरीर का टेंशन होता है, अपने जीवन का चिंता होता है हर किसी को। क्या लगता है कि सांप कभी आपके सामने आना चाहता है क्या? नहीं, वो तो खुद मनाता है कि इंसान के सामने ना पड़े।
लेकिन उसके बाद वो पड़ जाता है तो फरियाद देता है, समझे? तो कोई जीव आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अच्छा ये बताओ, बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सांप के मुख पे क्यों अटैक किया जाता है, वो उसके आंख में ना कैमरा होता है, आपका फोटो खींच लेगा, ये सब है कहानी। हाँ अरे बाबू सोचो कि वो प्रहार किस अंग से करेगा, आप पर प्रहार किस अंग से करेगा? ये मैं सपोज मैं अचानक से उग्र हो गया, एक हाथ में मार्कर लिया, एक हाथ में बंदूक, कौन सा हाथ पकड़ोगी मेरा? मार्कर वाला पकड़ के देखना, तो ठोक के फरियाद देंगे उतना में हम। तो वही चीज है कि सांप जो है, सांप का सर मुख पे ही क्यों वार करते हैं, गर्दन पे ही क्यों वार करते हैं? यही बात ना सर, वो नुकसान हमें उसी अंग से पहुंचा सकते हैं। ऐसा कहने वाले कहने दो, उससे मतलब नहीं है। हमको पहले तो सांप मारने जाना नहीं है, अगर वैसी कभी स्थिति आई तो ऑलरेडी दिमाग काम करेगा नहीं उस समय कि उसका पूंछ पकड़े या मुख पकड़े, उस समय तो खुदे पहले भाग खड़े होंगे वहां से आए बाप आए माई करते हुए। ठीक है, कहने का मतलब क्या था कि देखो ये आप बात कर रहे थे कि सर डराएगा कैसे, तो देखो हर जीव अपना जीवन बचाना चाहता है। और नहीं विश्वास है तो कभी चूटी काटी है आपको? काहे काटी है? डर के वजह से, डर के वजह से आपको काटी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था, इतना बुद्धिजीवी नहीं है कि हम काटेंगे तो एक तबड़ाक लगेगा हमें चिहार देंगे। काटने के बाद छोड़ता कौन है ये चींटी को? ऐसे अगर हाथ में है तो फूक फाक के उसको आदमी हटा देता है, लेकिन वो काट दी तो अरे बाप रे, ले फरिया देते, समझे? कुछ भी हो तो हर जीव अपना आत्मरक्षा करना जानता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। हर किसी को अपना जीवन की भाई जीने की इच्छा है। अब एक कुत्ता ही है, कुत्ता चुपचाप जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी उसके सामने से जा रहे हो, तनी ढेला उठा लो तो उसके सामने, या तो आपको वो डराना शुरू करेगा खड़ा होकर के, या तो भाग खड़ा होगा वहां से। बात समझे? तो वैसा ही ये भी है। हाँ, अगर आप कमजोर खड़े हुए वहां पे तो वो फरिया भी देगा आपको, जाहिर सी बात है। पता चले कि जितना बड़ा ढेला उठाए थे उतना बड़ा वो आपका लेके बोटी चला जाएगा। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे मिटाएं। हाँ हाँ, ये सारे के सारे लवणीय है, इनमें से कुछ जैसे हाइड्रा ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अपवाद आप लोगों में है तो ये कौन सा अपवाद है, तो क्या समस्या होगी? यहाँ अपवाद ही अपवाद है, गिनवाना शुरू करें, लक्षण गिनवाना शुरू करें। चलो आगे की बात करते हैं। कौन गुनगुना रहा है जी? पसंद नहीं है बाबू, बस ये हमें जितना सवाल पूछना है पूछो, कितना भी बेहुदा सवाल पूछोगे उसका जवाब देंगे, बात करोगे ये सबसे बड़ा बेहुदगी हो जाता है हमारे लिए, बातें नहीं। चलो एक शब्द समझना जरा, हमने कई बार शायद आपको बताया भी है, एक होता है अंतर और एक है अंतरा। बोलो ये बताया क्या शब्द? ठीक है, अंतर अंतरा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटर, और इसको कहते इंट्रा। ठीक है, ये शब्द हमेशा एक होते हैं, मतलब कि जहां भी आएंगे एक ही अर्थ को लेकर के आएंगे, चाहे इस चैप्टर में पढ़ो या किसी भी चैप्टर में पढ़ो, बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर में जाओगे वहां पर अंतर का मतलब यही होगा जो यहां बताएंगे, अंतरा का मतलब भी वही होगा जो यहां बताएंगे। अभी देखिएगा, एक कोशिका बता देते हैं हम, देखो एक बार में जो बन जाता है सो बन जाता है। चलिए दो कोशिका यहां पे ध्यान दीजिएगा, चलो ये हमने एक ऊतक का ले लिया कि सर एक ऊतक का काट ले लिया हमने, यानी कि एक ऊतक का संरचना हो गया जिसमें कितनी कोशिका दिख रही है? दो। यहाँ पे दो चीजें हम देख रहे हैं कि सर एक कोशिका के अंदर जगह खाली है और एक कोशिका के बाहर ये जगह खाली है। ठीक है, यानी कि दो जगह पे हमको खाली जगह मिल रहा है, एक कोशिका के अंदर दूसरा कोशिका के बाहर। तो ये क्या है सर? खाली जगह है।
खाली स्थान है। ठीक है, अब खाली स्थान को एक और नाम देते हैं हम लोग, अवकाश, एक और नाम देते हैं रिक्तिका। नाम बहुत हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, ध्यान में रखना है। क्या क्या बोला, या तो खाली स्थान देख रहे हैं हम लोग, या तो उसको अवकाश बोलते हैं, या तो रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम फिलहाल अवकाश को लेके चलेंगे। तो सर अवकाश कितने प्रकार के दिख रहे हैं? 2 प्रकार के, एक कोशिका के अंदर दिख रहा, दूसरा कोशिका के बाहर दिख रहा। अब तनिक यहां पे गौर करना कि सर यहां पे अंतरा का मतलब क्या होता है? अंदर। अंतरा माने अंदर, अंतर माने बाहर। किसके अंदर किसके बाहर डिपेंड करता है कि इस अंतर और अंतरा के साथ क्या शब्द लगा हुआ है। ठीक है, अगर हमने बोला यहां पे अंतर कोशिकीय अवकाश, ठीक है, क्या बोला? अंतर कोशिकीय अवकाश। अवकाश माने खाली जगह। ठीक है, अंतर कोशिका, अंतर माने बाहर, यानी कि सर कोशिका के बाहर। अब खुद से सोचो कि बाबू अगर इस जगह की मैं बात करूं आपसे कि इस खाली जगह को मुझे क्या कहना चाहिए, तो क्या मैं इस खाली जगह को ऐसा कहूं कि सर ये अंतर कोशिकीय अवकाश है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक है, डन। यहां पे देखो, इस बार ना मुझे इसका नाम देना है, क्या कहूं? अंतरा कोशिकीय अवकाश। ठीक है, इंट्रा सेलुलर स्पेस। क्या वो अब गलती से भी अंतर और अंतरा में मिस्टेक होगा? नहीं ना, हमेशा याद रखिएगा, अंतरा माने अंदर, अंतर माने बाहर। किसके अंदर किसके बाहर? तो उसके बाद नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि कोशिका के अंदर कोशिका के बाहर। इस शब्द के बाद क्या लगा है उस पे गौर करो, है ना। इस शब्द के बाहर क्या लगा है देखो तो, कोशिका, यानी कि सर कोशिका के बाहर की बात हो रही है। और कैसा बात हो रहा है सर? अवकाश का, यानी कि खाली जगह का। ठीक है, हमने आपको केवल इस अंतर का और अंतरा का मतलब समझाया है, इसके बाद क्या लगा है वो आपको खुद देखना है। ठीक है, जैसे अगर हमने एक शब्द दे दिया अंतरा कोशिकीय पाचन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब तनी इसका मतलब निकाल के बताओ मुझे जल्दी। अंतरा कोशिकीय पाचन है। यदि सर कोशिका के अंदर पाचन होगा, ऐसा पाचन क्या कहलाएगा? अंतरा कोशिकीय पाचन। बात समझ में आ गई? एक और शब्द, अंतरा गर्भाशय यंत्र। अंतरा गर्भाशय यंत्र, यानी कि सर एक ऐसा यंत्र जिसको गर्भाशय के अंदर लगाया जाएगा या गर्भाशय के अंदर डाला जाएगा। ठीक है भाई, गर्भाशय के अंदर कोई यंत्र नहीं मिलता है। ठीक है, हम लोग यंत्र लगाते हैं डॉक्टरों की सहायता से, जैसे कॉपर टी। कॉपर टी का नाम सुने हो? ठीक है, कॉपर टी किताबी भाषा है, लोकल भाषा में कपटी बोलते हैं उसको। हाँ, महिलाएं लोग कपटी बोलती हैं उसको। अब कपटी या कॉपर्टी का मतलब क्या होता है सर? एक ऐसा यंत्र होता है जो गर्भाशय में लगाया जाता है। लगाने के बाद वो लगातार कॉपर का स्राव करता रहेगा, जिससे फायदा क्या होगा कि अगर वो महिला 1 साल तक अपने गर्भाशय में कॉपर टी लगा के रखती है। कॉपर टी का संरचना कुछ ऐसा होता है, एक कॉपर का वायर होता है, इसके ऊपर बाइंडिंग होती है और ये 2 धागे लटके होते हैं। इसको ले जाके गर्भाशय में लगा दिया, इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो इसको गर्भाशय में लगा दिया जाता है। ये क्या करता रहेगा सर? कॉपर को निकालता रहेगा। और ये लगी कहाँ पे है सर? ऐसे गर्भाशय में लगी है, इधर फैलोपियन नलिका है, इधर अंडाशय है, नीचे इधर ग्रीवा है, उसके नीचे योनि भाग। ठीक है, अब ये क्यों लगाया
सर गर्भ से बचने के लिए लगाया। अगर वो महिला चाहती है कि 1 साल तक हमें बच्चे पैदा नहीं करने हैं, इस यंत्र को अपने गर्भाशय में लगा लेगी, जिससे फायदा क्या होगा, उसके गर्भाशय में लगातार क्या निकलता रहेगा, कॉपर। यदि उसके हस्बैंड या फिर जिससे भी उसका मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का संबंध है, यदि यहां पर वीर्य का स्खलन होता है तो वीर्य में क्या मिलेगा सर, शुक्राणु। ठीक है, और वो शुक्राणु कहां पे जाएंगे, फैलोपियन नलिका में कौन मिल जाएगा, अंडाणु। ये जैसे ही शुक्राणु ऊपर जाएगा कौन मिलेगा, कॉपर। ही कॉपर तुरंत शुक्राणु को मार के नष्ट कर देगा, कभी निषेचन होगा ही नहीं। तो जब तक ये कॉपर टी यहाँ पे रहेगा तब तक वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। अस्थायी होता है, ये टेम्पररी मेथड है ना, इसको बोलते हैं टेम्पररी मेथड ऑफ मेडिकल, टेम्पररी मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ना, यानी कि एक ऐसा तरीका जो एक महिला इस्तेमाल करके कुछ समय तक अपने गर्भ को रोक सकती है। समझे, ये चीज होता है। तो यहां भी हम इस्तेमाल करते हैं क्या, अब इसको हमने उपकरण बोल दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए, जबकि इसको इंटरनली क्या बोलते हैं या डिटेल में क्या बोलते हैं, IUD। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, हिंदी में कहते हैं अंतरा गर्भाशय युक्ति। ठीक है, चलो ये अभी मुझे पढ़ना नहीं है, पढ़ाना भी नहीं है अभी, बस आपको इस अंतरा का मतलब समझाने के क्रम में यहाँ पे हम लोग चले गए थे। तो हर जगह पे अंतर और अंतरा का मतलब क्या होता है, सेम होता है। बस आपको ध्यान क्या किस बात का रखना है कि अंतरा कह रहा है कि अंतर कह रहा है, और उसके साथ शब्द कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, अब एक बात और देखो यहाँ पे, सर यहाँ पे कोशिकाएं हैं। ठीक है, देखो बच्चा इधर इधर, पाचन का मतलब क्या होता है जी, पाचन माने, हाँ बिल्कुल सर डांट रहे थे, हाँ तो 10:30 बजे तो बात हुई थी छोड़ने की। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो इसके आगे हम लोग कल देख लेंगे, कौन सा बड़ी बात है। ठीक है, बाकी जा सकते हैं आप लोग, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है बाबू। हमें क्या है, हमें तो 2-4 घंटा भी मिल जाए पढ़ाने को तो हम बोर फील नहीं करते, हम पढ़ाते चले जाएंगे। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, ये लास्ट वाला सुन के जाओ, कल से हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि 5 मिनट पहले आपको छोड़ दिया करें। क्या बात कर रहे थे यहाँ पे कि जैसे दोनों कोशिका दिख रही है, पाचन का मतलब क्या होता है बाबू कि सर यहाँ पर कुछ पदार्थ है और इस पदार्थ को नाम लिख देते हैं हम लोग जटिल पदार्थ। ठीक है, अब जब इसका पाचन का बात करेंगे ना, तो जटिल पदार्थ पर एंजाइम की सहायता से इसको तोड़ करके क्या बता दिया जाता है, सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है सर, हम प्रोटीन खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं प्रोटीन। अब ये प्रोटीन बना किससे है, अमीनो अम्ल से बना है, अमीनो एसिड से बना है। हमने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन क्या है, जटिल पदार्थ है, वो मेरे पेट में गया, पेट में जाने के बाद सर बहुत सारा एंजाइम मिला, वो एंजाइम उस प्रोटीन को बदल देगा किसमें, अमीनो अम्ल में बदल देगा। जैसे कि आपके पास बर्फ था, वो बर्फ किससे बना था, पानी से, वापस उस बर्फ को क्या बदल दिया आपने, पानी में बदल दिया। वही चीज है कि सर ये प्रोटीन जो हम खाए हैं वो बना किससे, अमीनो अम्ल से। प्रोटीन बन गया तो जटिल हो गया, जटिल को हमने खा लिया, मेरे अंदर जाके वापस क्या बन गया, अमीनो अम्ल, क्या हो गया, सरल हो गया। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे थे, संघ सिलेंट्रेटा का। तो याद रखना कि इस संघ सिलेंट्रेटा में जो पाचन है वो पाचन कैसा होता है, अंतरा कोशिकीय पाचन होता है। इसका मतलब देखो यहाँ पर कुछ मिल रहा है जटिल पदार्थ, यहीं पर मिल रहा है एंजाइम। ये एंजाइम इस जटिल पदार्थ को लेगा और पाचन करके क्या बना देगा, सरल बना देगा। इसको कहते हैं क्या, अंतरा कोशिकीय पाचन। एक ये हो गया, और एक होता है अंतर कोशिकीय पाचन। मतलब कि सर यहाँ बाहर में कुछ पोषणीय पदार्थ होगा, ये एंजाइम अंदर से निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पाचन करेगा और क्या बना देगा, सरल। यहाँ पे कोशिका के बाहर पाचन हुआ, यहाँ पे कोशिका के अंदर पाचन हुआ। तो इस सिलेंट्रेटा संघ में पाचन कहाँ पे होता है, कोशिका के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतरा कोशिकीय पाचन।
डन। इसके आगे की कहानी देख लेंगे कल, और हमेशा डेली हमें याद बता दीजिएगा कि ऑन टाइम क्लास छोड़ना है।